हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। इस वीडियो के माध्यम से आज हम मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा जो कि 20 मार्च 2021 को होनी प्रस्तावित है के संबंध में पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र में वर्ष 2019 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। ये वीडियो इस प्रश्न पत्र से संबंधित पार्ट 1 रहेगा। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन लाइव स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है। यहां 5000 प्रश्न आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से दिए जाएंगे। एप्लीकेशन पर 1 रुपये प्रतिदिन की दर से आप पूरे वर्ष के लिए मात्र 365 रुपये में 10 लॉ MCQ रेगुलर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश HGS परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज 17 फरवरी 2021 से उपलब्ध रहेगी एप्लीकेशन पर, जो कि हिंदी माध्यम में रहेगी। प्रारंभ करते हैं 2019 के प्रश्न पत्र का सॉल्व। चलिए प्रारंभ करते हैं। मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न रहते हैं। इन 150 प्रश्नों में भारतीय संविधान वाले भाग से 10 प्रश्न तथा सिविल प्रक्रिया संहिता वाले भाग से 15 प्रश्न रहेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम से 7 प्रश्न तथा भारतीय संविधान अधिनियम से 8 प्रश्न हैं। विशिष्ट संतोष अधिनियम से 6 प्रश्न है तथा लिमिटेशन एक्ट से 4 प्रश्न है। मध्य प्रदेश नियंत्रण अधिनियम से 5 प्रश्न है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से 5 प्रश्न है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 15 प्रश्न है। भारतीय दंड संहिता से 15 तथा दंड प्रक्रिया संहिता से 15। NI एक्ट से 5 है तथा सामान्य ज्ञान पर 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित 10 प्रश्न तथा अंग्रेजी ज्ञान पर आधारित 10 प्रश्न है। इस तरह कुल 150 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। हम आज यहाँ मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा 2019 के शिफ्ट 1 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। ये व्याख्यात्मक सहित हल प्रश्न पत्र है। सबसे पहले हम यहाँ भारतीय संविधान वाले भाग से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय संविधान वाले भाग से 10 प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। प्रश्नों की व्याख्या भी हम यहाँ आपको पूरी तरह से समझाएंगे। प्रश्न क्रमांक पहला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार एवं कतिपय मामलों में सजा को समाप्त करने, निलंबित करने या कम करने का अधिकार रहता है। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 58 या अनुच्छेद 74। सही ऑप्शन इसका है अनुच्छेद 72, ऑप्शन क्रमांक बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को दंड को क्षमा करना, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति शामिल होती है। ये ऐसे उन सभी मामलों में रहती है जिसमें कि दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और तीसरा है जिसमें कि दंडादेश मृत्यु दंडादेश दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निराकरण कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निराकरण ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में हमें चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद भी दिए हुए हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निराकरण ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। व्याख्या बताती है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। प्रश्न क्रमांक 3 है कि भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था। पहला है 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रवर्तित होने के समय से, तो संविधान में जो मूल कर्तव्य अंतः स्थापित किए गए थे ये 26 जनवरी 1950 से नहीं थे। दूसरा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 11 के द्वारा अंतः स्थापित। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे लेकिन 1976 में जोड़े गए थे, तो ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ ठीक नहीं है। ऑप्शन क्रमांक सी है कि 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा, ये भी गलत है। ऑप्शन क्रमांक डी है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4A जोड़ा गया है जिसमें कि वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को
भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। प्रश्न क्रमांक 4 है कि भारत का संविधान से है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा जारी होने पर राष्ट्रपति के मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति होती है, सिवाय उन अधिकारों को जिनको संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 21 और 22 तथा अनुच्छेद 19, 20 और 21। सही ऑप्शन है यहाँ पर अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा अन्य सभी मूल अधिकार आपात की उद्घोषणा जारी होने पर समाप्त हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 में यह प्रावधान किया गया है कि जहां आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहां राष्ट्रपति आदेश के द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके भाग 3 द्वारा प्रदत्त सभी मूल अधिकारों को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन निलंबित रहेगा। यदि ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा, तो संविधान का अनुच्छेद 359 ये प्रावधान करता है, जो कि अनुच्छेद 20 और 21 के संबंध में उनके लागू रहने की तथा अन्य सभी मूल अधिकारों के निलंबित रहने की बात कहता है। अनुच्छेद 19 ये वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों को संरक्षण देता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है तथा अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध को संरक्षण देता है। प्रश्न क्रमांक 5 है कि जब किसी विधेयक को लेकर के संसद के दोनों सदनों में मतभेद के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान किया जाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा तथा विशेष समिति के द्वारा। तो जब किसी विधेयक को लेकर के संसद के दोनों सदनों में मतभेद के कारण कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा उसका निराकरण किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 108 इस संबंध में प्रावधान करता है, बताता है कि जब कोई विधेयक एक सदन के द्वारा पारित हो जाने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है तब दूसरा सदन यदि उस विधेयक को अस्वीकृत कर देता है या विधेयक में किए जाने वाले संशोधन पर दोनों सदन असहमत होते हैं या जब दूसरे सदन के द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है। कंडीशन दी हुई है यहाँ पर कि पहला है कि यदि विधेयक अस्वीकृत कर दिया गया है, विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के पर अगर दोनों सदन असहमत हो जाते हैं या दूसरे सदन को जो विधेयक भेजा गया था पारित किए बिना 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है। इस प्रकार से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोनों सदनों के बीच किसी भी विधेयक पर मतभेद के गतिरोध का समाधान करती है। प्रश्न क्रमांक 6 है कि निम्न में से कौन सा प्रकरण संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। पहला है शंकरी प्रसाद सिंह देव विरुद्ध भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो देखिए शंकरी प्रसाद का मामला, सज्जन सिंह का मामला तथा गोलकनाथ का मामला, ये तीनों ही मामले संविधान संशोधन से संबंधित हैं, जबकि मेनका गांधी का मामला ये संविधान संशोधन से संबंध नहीं रखता है। प्रश्न की व्याख्या बताती है शंकरी प्रसाद सिंह बनाम भारत संघ AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट 458, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 845 तथा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 1643 का बाद संविधान के संशोधन से संबंधित है, जबकि मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट का मामला ये मूल अधिकारों से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 7 है कि भारत के संविधान से कि माल और सेवा कर परिषद की बैठक में गणपूर्ति परिषद के कुल सदस्यों की कितनी संख्या से मिलकर रहेगी। GST परिषद की बैठक में गणपूर्ति की बात पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा है 1/4, तीसरा है आधा और चौथा है 2/3। सही ऑप्शन इसका सी है आधा। भारतीय संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, ध्यान रखिएगा ये जो GST परिषद से संबंधित जो संशोधन था ये 101वां था। तो 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा 279A अंतर स्थापित करके संविधान में अनुच्छेद 279A अंतर स्थापित किया गया। अंतर स्थापित करके माल एवं सेवा कर परिषद का प्रावधान किया गया है। इस परिषद की बैठक में गणपूर्ति परिषद के कुल सदस्यों की संख्या ये आधे सदस्यों से मिलकर रहेगी। प्रश्न क्रमांक 8 है कि भारत के संविधान से दल प्रवर्तन के आधार पर जब संबंधित विधान दल के कम से कम खाली जगह दी हुई, आगे दिया गया है कि कितने सदस्य विलय के लिए सहमत हो गए हों, तो इस प्रकार के विलय से संबंधित सदस्यों को निर्हित नहीं किया जाएगा। दल प्रवर्तन के आधार पर
कितने सदस्य हैं जो कि कम से कम विलय के लिए अगर सहमत हो गए हैं, तो इस तरह से विलय से संबंधित सदस्यों को निर्हर घोषित नहीं किया जाएगा या उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में प्रश्न प्रावधान कर रहा है। पहला है 1/4, दूसरा है 1/3, तीसरा है आधा और डी है 2/3। तो सही ऑप्शन इसका डी है 2/3। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची की प्रविष्टि 4(2) के अनुसार दल परिवर्तन के आधार पर जब संबंधित विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य विलय के लिए यदि सहमत हो गए हैं, तो इस प्रकार के विलय से संबंधित विषयों को निर्धारित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार के विलय से संबंधित सदस्यों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा या निर्हर घोषित नहीं किया जाएगा। दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय सदन के सभापति या अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। प्रविष्टि 6 की अनुसूची 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। प्रश्न क्रमांक 9 है कि कथन दिया हुआ है जो प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष भी नहीं किया जा सकता, ये किस सिद्धांत से संबंधित है। अर्थात जो कार्य आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते हैं, किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला है सार एवं तत्व का सिद्धांत, दूसरा है विवक्षित शक्ति का सिद्धांत, तीसरा है पृथक्कता का सिद्धांत और चौथा है आभासी विधायन का सिद्धांत। तो इसका सही ऑप्शन डी है कि आभासी विधायन का सिद्धांत। आभासी विधायन का सिद्धांत अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 से यह संबंधित है। यह कथन कि जो प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष भी नहीं किया जा सकता आभासी विधायन के सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत का आधार यह है कि जो कार्य विधानमंडल प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता है उस कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है। अर्थात यदि किसी विषय पर उसे विधि बनाने की शक्ति नहीं है तो वह अप्रत्यक्ष तरीके से भी उस पर विधि नहीं बना सकता है। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1952 सुप्रीम कोर्ट आभासी विधायन पर उच्चतम न्यायालय का एकमात्र विनिश्चय है जिसमें कि इस सिद्धांत के आधार पर किसी भी अधिनियम को अवैध घोषित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 10 है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 10, 12, 14 तथा 16। तो भारतीय संविधान में इस समय अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान के बनने के समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। उसके बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची जो कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी, प्रश्न इन पर पूछे जाते हैं। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था तथा 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने संविधान से संबंधित प्रश्नों को देखा। इससे आगे के वीडियो में हम सिविल प्रक्रिया संहिता पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सो प्लीज आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी वीडियो से लाभ उठा सकें तथा प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन लाइव स्टडी को अवश्य डाउनलोड करें जहां की विभिन्न परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जा रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।